करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है और इस एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशंस के बारे में हम जानेंगे। आज तो छोटी क्लासेस है तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। ओके, हेलो, हाँ सुन पा रहा हूँ। कि एक्सेल के अंदर में अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करोगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कोई वैल्यू यहाँ पे कोई नंबर लिख देते तो कैलकुलेशन दो तरीके से होती है। अगर मुझे इसको आपस में सम करना है, एक तो आप इनबिल्ट फार्मूला जो होते हैं, सम एवरेज काउंट, जो भी जिस जिस रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास इनबिल्ट फार्मूला है, उस इनबिल्ट फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें जस्ट आपको क्या देना होता है, रेफरेंस देना होता है, सिक्वेंसली रेफरेंस देना होता है। चाहे कोई भी आप कोई फार्मूला लगाते हो, वो बैकएंड में अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेती है। दूसरा है कि हम मैथमेटिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं कि इसको प्लस प्लस प्लस, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। हम जानते हैं कि किसी भी कैलकुलेशन को दो तरीके से करते हैं। एक तो सिंपल स्टेप होता है जो कि फॉर्मूले डिजाइन होते हैं, उससे कर लेते हैं, या फिर मैनुअल करते हैं। लेकिन सब में क्या यूज होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो जिस काम को हम एक्सेल के फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं कैलकुलेशन को, उसी काम को अगर मैं नोट पैड पे अगर कर रहा हूँ किसी मैथमेटिकल फार्मूला कंसेप्ट के जरिए, उसको भी हम एक्सेल में कर सकते हैं। आज का यही टॉपिक हमारा है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, सब्ट्रैक्ट, और कुछ होता है, एक और होता है एक्सेल के अंदर में, पावर होता है। जैसे कि आपको 10 स्क्वायर है करना है, तो 10 स्क्वायर करना है तो दो तरीके होता है। एक तो है कि आप 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिए। दूसरा है कि आप पावर का फॉर्मूला, जो कि इनबिल्ट फॉर्मूला है एक्सेल का, पावर, वो लगाइए और 10,2 नंबर और पावर, ये यूज कर दीजिए। या तीसरा है कि आप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए आप मैथमेटिकल फार्मूला की हम बात करते हैं और इस ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले आप बोलते हैं कि अगर मुझे Q1 क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, हमने यहाँ डाल दिया क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2। अगर हम क्वार्टर 1 में हमारे पास मान लीजिए कि 500 है, तो क्वार्टर 2 में हमने 525 हमने किए। ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इसका ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ कैसे पता करेंगे, तो ग्रोथ पता करने के लिए एक्सेल के अंदर पता नहीं क्या फॉर्मूले हैं, पता नहीं है या नहीं है, मान लीजिए। तो लेकिन मैथमेटिक्स कंसेप्ट में बोलते हैं कि क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइड बाई क्वार्टर 1। मैथमेटिकल कंसेप्ट कहती है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, रिजल्ट को डिवाइड करो ओल्डेस्ट से, ग्रोथ परसेंटेज है। अब मैं इसी चीज को यहां पे फॉलो करेंगे कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, रिजल्ट देगा, क्यों नहीं दे रहा। अब यहाँ पे बोर्ड मास मेथड हमने फॉलो नहीं किया है। अब कहाँ पे बोर्ड मास मेथड फॉलो नहीं हुआ है, किसमें, यानी कहाँ पे हमारा दिक्कत कर रहा है, कैसे पता चल रहा है डिवाइड हो गया। आप मैथमेटिकल स्किल से बोल रहे हैं या फिर कोई इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, नहीं यहाँ देखिए इंडिकेट कर रहा है। ये प्रोसेस पहले एक, दोनों एक सेम प्रोसेस है। A7 डिवाइड बाई A7 दोनों ग्रीन कलर में, ये इंडिकेट कर रहा है आपको, पहले से पहले आखिरी नहीं कर रहा है, ये कर रहा है कि A7 डिवाइड बाई A7। मतलब क्या हुआ कि A7 को A7 डिवाइड करेगा, B7 माइनस A7 डिवाइड बाई A7 नहीं है, ठीक है ना। तो ये है। या फिर इसकी प्रोसेस को देखना, किसी भी फॉर्मूले के प्रोसेसिंग को देखना चाहते हो कि किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, किस स्टेप से कर रहा है, तो सबसे अच्छा है कि आप फॉर्मूले बार में जाओ
आपको यहाँ पे मिलेगा एवरेज फॉर्मूला, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कीजिए। देखिए डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, पहले माइनस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप बोर्ड मास यूज करोगे। ब्रैकेट क्या होता है बोर्ड मास का फुल फॉर्म? BOMAS। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ओपनिंग होता है, एम से मल्टीप्लाई होता है, ए से एडिशन होता है, एस से सब्ट्रैक्ट होता है। वो याद नहीं है मुझे। फर्स्ट ब्रैकेट फॉलो करता है, उसके बाद एक और चीज फॉलो करता है, याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा डी है भी ना इसमें, डी भी तो है। डी से डिवाइड होता है, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई है, उसके बाद एडिशन है। कुछ होगा पता नहीं, मुझे भूल गया यार, मैंने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, मैंने इसको BCA में ही पढ़ा था, लेकिन BCA में बेसिक था, मैंने 9th और 10th हिंदी मीडियम पढ़ा था, BCA में इंग्लिश में नहीं हो गया तो कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना, इसको 9th क्लास में हिंदी में 20 गणित मेथड था, बोर्ड मास नहीं था, 20 गणित मेथड, 20 गणित पद्धति था, इसको बोलते थे 20 गणित पद्धति। तो मैथमेटिक है ना, परसेंटेज, दशमलव, अनुपात, एवरेज होता है। ठीक है, तो इस मेथड को फॉलो, जब भी आप कैलकुलेशन करो तो बोर्ड मास मेथड को फॉलो करो। चाहे नॉट ए कैलकुलेशन, आप नॉर्मल फॉर्मूले भी लगता हो तो इसमें भी आपको इस मेथड को फॉलो करना है, ब्रैकेट के मेथड को। ठीक है, अब चलिए कुछ कैलकुलेशंस को करते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मान लीजिए 50,000 है और इंटरेस्ट हमारा 10% है, सॉरी रेट होगा ना, हाँ रेट, और टाइम मेरा 5 साल है। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इसमें हो गया, सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकलता है ना। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कैसे होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के एक्सेल में फॉर्मूले हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है, या फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, या मुझे उस रिजल्ट पे, उसकी रिजल्ट पे मेरा कोई ये नहीं है, मतलब कि मेरा उसका बोलते हैं विश्वास नहीं है, मुझे लग रहा है गलत है कुछ। तो अगर हम मैनुअल तरीके से बात करें दूसरा तरीका है, लेकिन मैं अपना मैथमेटिकल स्किल्स निकालना चाहता हूँ। अगर मैनुअल हमें निकालना हो कैसे निकालते हैं? अगर आप मैथमेटिकल स्किल्स को फॉलो ना करो, किसी भी रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि ये रिजल्ट सही है, तो उसके लिए देखिए क्या होता है। मैंने तरीका निकाला था, मुझे भी कन्फ्यूजन थी एक बार, तो मैंने दिखा था। अब यहाँ पे क्या है, रेट है, तो रेट हमारा इंटरेस्ट क्या मंथली कैलकुलेट होता है, तो इसको हम 10% को 12 से कर देंगे। 10% क्या है, ईयरली है, तो 10% डिवाइड बाई 12, परसेंटेज लगाना चाहिए, यहाँ परसेंटेज नहीं है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो महीने की आखिरी में 50% का इंटरेस्ट कितना होगा? 416 होगा। मंथ के आखिर में 50% प्लस ए आ गया। अगले महीने क्या होगा? प्रिंसिपल ए होगा, ये होगा ना, और फिर सेम कैलकुलेशन फॉलो होगा। 5 साल है तो 12 × 50 60 महीने तक कैलकुलेशन होगी, तो इसी प्रोसेस को हम 60 बार डिवाइड करते हैं। मैं जब 10th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दे रहा था, तो मुझे ये पता नहीं था, मुझे रिजल्ट में मेरी था, तो फिर मैंने नोट ऐसे करके मैं कैलकुलेट कर लिया था हर महीने का, आ गया। एंड आपको 60वें महीने के अंत में 62,265 रुपये का ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल पद्धति ये नहीं करती है। मैथमेटिकल पद्धति करती है आपका कि आप इस तरह से फॉलो करो कि अमाउंट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई N पावर ऑफ T मल्टीप्लाई बाई N। N क्या है?
नंबर ऑफ पीरियड इन द ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड इन द ईयर। तो अब एक कैलकुलेशन हमें करनी है, तो लेकिन कैलकुलेशन करनी है तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करूंगा कैसे, प्रॉब्लम आ रही है। तो इतने नंबर कैलकुलेशन करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है फॉर्मूला मर्जिंग का मेथड, जो आगे चलकर पे बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 10 को डिवाइड करते हैं किससे, 12 से, ठीक है। फिर हम करते हैं यहाँ पे इक्वल 1 प्लस आर, तो ए हो गया 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन। फिर हम यहाँ पे पावर इसका निकालते हैं, ठीक है ना, पावर कि टी मल्टीप्लाई 12, ये आ गया। अब हम इसका पावर निकालते, दैट पावर बाई 60, रिजल्ट आ गया। देन हम पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 85,000, रिजल्ट 82,256, एग्जैक्ट मैच कर रहा है, 265 है, 265। तो जब ये फॉर्मूला नहीं बना होगा तब की कैलकुलेशन ऐसी ही होती होगी। तो पाउंड रेशो तो पहले भी लगता होगा, तो फॉर्मूला कब बना होगा, जब ये लेंदी प्रोसेस होगा तब, ठीक है ना। एक मिनट, आपका मैथमेटिक्स फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, माफ कीजिएगा, 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन, पावर ऑफ T मल्टीप्लाई बाई एन, एक आता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि इसको हम किस तरीके से फॉलो करें, समझ में नहीं आ रहा। पहले क्या मल्टीप्लाई करें, तो हम इसको टुकड़ों में कर देंगे। तो पहले हम बोर्ड मास करते हैं, तो पहले हम डिवाइड कर लेते, फिर ब्रैकेट करेंगे। तो पहले हम बोर्ड मास मेथड को छोड़ो, हम पहले डिवाइड वाले यहाँ पे क्या पे पहले डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे कि आर डिवाइड बाई 12 और फिर इसमें हम +1 कर देते हैं, 1 प्लस, तो ये फॉलो हो गया कि 1 प्लस आर डिवाइड बाई 1, आर डिवाइड बाई 1 ये रिजल्ट आ रहा है, हमने इसको यूज कर लिया, ओके। उसके बाद टी मल्टीप्लाई बाई एन, तो फिर मैं यहाँ पे इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाई एन हो गया 12 × 50, 60। एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कि साल में 12 महीने होते हैं, मंथली करना है तो 12 हम करते हैं। अब मुझे अब इसकी पूरी कैलकुलेशन को इसकी कैलकुलेशन के साथ क्या करना है, पावर करना है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, पावर ऑफ ए, फिर ए पूरी कैलकुलेशन के साथ पी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाई पी, आ गया रिजल्ट। तो पहले मैंने क्या किया, अगर मैं प्रोसीजर समझाऊं तो पहले मैंने इसको फॉलो किया, देन इस स्टेप को फॉलो किया, ठीक है, फिर इस स्टेप को फॉलो किया, देन पूरे स्टेप को फॉलो किया, उसके बाद फिर मैं इस स्टेप को फॉलो किया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी रिजल्ट एक सेल में आ रहा है, मतलब कि डिफरेंट सेल्स में आ रहे हैं, मुझे इसके एक सेल में लाना है। हालांकि पूरी कैलकुलेशन को मैं एक सेल में कर सकता था, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस हो सकते थे, कोई ब्रैकेट छूट जाता, कोई कॉमा छूट जाता, ऐसे कुछ हो सकते थे। इसलिए जब भी आप लंबी फॉर्मूला लंबी कैलकुलेशन करो तो टुकड़ों में करो, जब टुकड़ों में कैलकुलेशन हो जाए, आप रिजल्ट वेरीफाई कर लो कि हाँ दिस इज द रिजल्ट, आपका एकदम वेरीफाइड रिजल्ट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करेंगे, देखिए इस पे आते हैं। तो ए मर्ज किसके साथ, ए लिंक इसके साथ है, किसके साथ, H6 के साथ, H6 जो H कॉलन और 6 रो। तो अब इसकी फॉर्मूले को यहां से मैं कॉपी करता हूं, एस्केप मारा, और इस पे जाके मैंने H6 को डिलीट किया और H6 के जगह पे H6 का फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया। अब इससे इसका लिंक खत्म, मैं इसको डिलीट करूंगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये दोनों में आपस में लिंक नहीं, लेकिन इससे दोनों लिंक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, इसका क्या है I6। अब इस फॉर्मूले में जहां पे I6 है, I6 को डिलीट करता हूं, अब ब्रैकेट में I6 की जगह पे I6 का फॉर्मूला पेस्ट मार देता हूं, मार दिया पेस्ट, एंटर। मैं अब इसको डिलीट कर सकता हूं। देन ए है, ए कौन सा है, हम इसकी फॉर्मूला इक्वल में मत कॉपी कीजिएगा, ठीक है। ये आपका J6, तो J6 का फॉर्म जहां पे J6 है उसको डिलीट किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, उसके बीच में कर्सर ले गया और J6 की जगह पे J6 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, ठीक है, एंटर। मैं इसको डिलीट कर सकता हूं।
एंड K6 आया। अब मैं इस K6 को यहाँ से कॉपी करूँगा, एस्केप मारूंगा, और जहाँ पे K6 है उस पर जाऊँगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और K6 के अंदर K6 का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंटर मारता हूँ, डिलीट हो गया। अब एक सेल में आ गया हमारा। अब इतना पेचीदा में इसमें देखिए कितने ब्रैकेट्स लगे हैं, कहाँ क्या लगा है, मल्टीप्लाई लगा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो जाती। तो हमने क्या किया, स्प्लिट किया, जिससे हमारा वेरीफाई हो गया। अगर कहीं पे गलती होती है, एरर आता है, तो पता चल जाएगी कौन सी कैलकुलेशन एरर दे रही है। जब 100% वेरीफाई हो गया तो हमने यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया। अब लोग सर छोटी फॉर्मूला है, इतना लंबा झमेला पालने की क्या जरूरत है, हम ऐसे भी कर सकते थे, हमें कॉन्फिडेंस है। अब चलिए आपकी कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी करता हूँ मैं। अब मेरे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है एमआरपी का। मुझे एमआरपी कैलकुलेट करना है। तो एमआरपी का सिचुएशन बोलता है यहाँ पे कि कॉस्ट 50 है, किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 है। तो बोला जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर को, सर म्यूट कर लीजिए प्लीज ज्योति जी, मैं कर देता हूँ म्यूट। 5% हुआ, ठीक है, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है वो 5% अपनी कॉस्ट की प्रॉफिट रख के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उसकी जितने पे खरीद पड़ती है, मतलब कि 50 प्लस 50 का 5%, उसका और 10% कमीशन के साथ होलसेलर को बेच देता है। होलसेलर जितना आपने खरीद पड़ता है वो 15% की कमीशन के साथ रिटेलर को बेच देता है। रिटेलर को जितना खरीद पड़ता है और 20% कमीशन के साथ किसको बेच देता है, कस्टमर को। और कस्टमर जो खरीदता है वो आपका एमआरपी कहलाता है। ठीक है, अब मुझे इसकी एमआरपी कैलकुलेट करनी है। तो मैनुअली पहले करते हैं कि मैंने पहले इसका प्रॉफिट निकाला 5% और फिर मैं इसको प्लस कर दिया 50 में, हो गया 52 हो गया। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर को 52.5% की खरीद पड़ती है। ठीक है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि 52.5% का 10% निकाल के उसमें उसकी प्राइस पे ऐड करके किसको दे देता है, होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है, उसकी जो खरीद पड़ती है उसका और 15% कमीशन रख के किसको दे देता है, रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है कि उसका 20% कमीशन निकाल के किसको दे देता है, कंज्यूमर को। तो फाइनली कंज्यूमर को 50 रुपए का प्रोडक्ट 79.69 पैसे का पड़ता है। अब पता चला महंगाई कैसे बढ़ती है। बेचारा मनमोहन सिंह कुछ बोलता नहीं था, सब उसको गालियां दे रहे थे, महंगाई बढ़ा रहा है, महंगाई बढ़ा रहा है। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहां पे इस इतने लंबे कैलकुलेशन को मुझे एक सेल में समेटना है। तो सबसे पहले ऊपर मैनुअल टाइप है, इसको मैं ऑटोमेट करता हूं कि जहां पे D16 है, D16 की जगह पे D16 का जो है वैल्यू 5% मैंने डाल दिया, क्योंकि ये मैनुअल है, फॉर्मूला तो है नहीं जो कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे E16 है, यहाँ पे आपका 10%, फिर यहाँ पे 15% है तो 15%, फिर यहाँ पे आपका 20% है 20%। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं किसी को। देख चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर कुछ छूट गया होगा तो आपका रिजल्ट इफेक्ट हो जाएगा। फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इससे लिंक है, 1 बाय 1 करूँगा ना। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये क्या है आपका D17 है, जहाँ जहाँ D17 है उसको डिलीट करूँगा और उस पर उसको पेस्ट कर दूँगा ब्रैकेट के अंदर में। सेम मोशन, इसको हटाया, फिर मैं इसको कॉपी करेंगे, नहीं, एक दूसरी कैलकुलेशन पहले कैलकुलेशन में डिपेंड करती है। हम ड्रैग करेंगे सेल वैल्यू पे जाएगा, तो सेल वैल्यू सेल की फॉर्मूले पे जाना है हमें। अब देख लीजिए ना, पता चल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे D18 है उसको हटा के उसके जगह पे हम फॉर्मूला मार देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी है D18, D18 की जगह पे D18 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। देन यहाँ आता हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका E18 है, जहाँ पे E18 है
तो E17 था, E17 है, E17 की जगह पे E17 का फॉर्मूला में ब्रैकेट के अंदर में पेश करो। ये ब्रैकेट के अंदर में कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, बोर्ड मास मेथड फॉलो नहीं होगा। फिर मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। फिर मैं इसको कॉपी किया, E18 को डिलीट किया, पेस्ट कर दिया, और जहां भी यहाँ भी E18 है, इसको भी डिलीट करता हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में कर्सर ले जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। इसको डिलीट कर दिया। अब इसको वापस आता हूँ, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे गए जहाँ पे आपका F17 था ना, पेस्ट कर दिया। ओके, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ कौन सा F18, जहाँ F18 है उसको डिलीट मारता हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बीच में कर्सर ले गया एंड पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ भी F18 है, इसको भी यहाँ से डिलीट किया, और F18 जहाँ पे है उसकी ब्रैकेट जगह पे ब्रैकेट करने जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर दिया। अब फिर इसको वापस कॉपी करते, कॉपी, और जहाँ पे हमारा कौन सा है G17, जहाँ लास्ट में G17 है, इसको डिलीट किया, इसके ब्रैकेट ओपन किया और इसके बीच में गया और इसको पेस्ट कर दिया। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, कट करके पेस्ट किया, कॉपी करके मत पेस्ट करो वरना वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा ना, कट करके पेस्ट किया। अब बताओ कि इतना लंबा फॉर्मूला आप लिख सकते थे? आखिर हो जाता ना, मैनुअल आपको 5 घंटे भी नहीं होता, डायरेक्ट लिख दो तो। क्या कंपाउंडिंग मतलब? बात ये था ना कि इसमें जो दूसरा जो परसेंटेज था पहले की कैलकुलेशन पे डिपेंड था। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हो तुम? क्या बताओ? 5%, 10%, 15% एंड 20%। बताओ तुम कैसे बोल रहे हो? 50 पे करना है। हाँ तो परसेंटेज डाले में ये हो जाएगा आपका ये। सब में +1 कर दूँ? चलो इन चारों का प्रोडक्ट, अभी अच्छा है। तो बात यहाँ पे आपने क्या है, इसको मतलब आप बोल रहे हो कि जो परसेंटेज उसको इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। हाँ तो ये तो सही है, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने बताया, और मैं तो आपको फॉर्मूला मर्जिंग मैंने बताया, तो मैंने आपको एग्जांपल ये लिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब आगे चल के जब बहुत सारे फॉर्मूलेज आप एक साथ लिखोगे तो क्या होगा कि एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले के रिजल्ट पे डिपेंडेंट होगा, जैसे यहाँ पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला के डिपेंडेंट है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, क्या करोगे कि आप एक एक का पेस्ट करोगे। दूसरा कि मैथमेटिकल स्किल्स, अगर आपको मेरे पास मैथमेटिकल का ये तरीका था, मैंने ये तरीका अप्लाई किया, अगर आपके पास ये तरीका है तो इस तरीके को भी अप्लाई करो। अब इसको भी अप्लाई आपको करना है तो इसके लिए भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए। अब इसमें प्रॉब्लम है कि अगर आप पहले आपको करना पड़ेगा पावर, नहीं जैसे कि परसेंटेज है सारे 5% है ना, इसकी 5% है सारे, अगर 5% इसको एरे में यूज़ कर सकते हैं, तब तो है एरे के साथ यूज़ कर लेंगे इसको, आसानी से हो जाएगा। 15%, 10%, 20%, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सम
नहीं, आपस में मल्टीप्लाई करना है ना इसको। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पावर है ना, या सम प्रोडक्ट है ना, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट लगाया और उसमें मैं दूंगा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में, नहीं सम प्रोडक्ट नहीं लगेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना है तो पावर लगेगा, इसमें कोई प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कर्ली ब्रैकेट में आपका आएगा 5% मल्टीप्लाई बाई 1 कॉमा 10% मल्टीप्लाई बाई 1 कॉमा 15% मल्टीप्लाई बाई 1 कॉमा 20% 20% मल्टीप्लाई बाई 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड क्लोज। हाँ सब प्लस होगा, प्रोडक्ट करना है ना, मैं इसमें क्या दिक्कत आ गया, तो 100 होगा ना, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5% को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, इट मीन्स 100%। नहीं समझे, देखिए अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, नहीं 100 ये तो ये आया ना, इसे 100 प्लस करना है, माफ कीजिएगा 100 प्लस करना है, 100 प्लस करना है, सब में 100 प्लस करके उसका प्रोडक्ट करना है ना, तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में एरे नहीं जाता क्या, प्रोडक्ट F2 कंट्रोल से एंटर, तो पहले मल्टीप्लाई किया है इसका, ये देखो टिक निकालना पड़ेगा इसका अच्छा तरीका, नहीं 100.5, ओ माफ कीजिएगा, मुझे इस सब में 1 जोड़ना है, प्लस 100 नहीं प्लस 1 करना है, हाँ F2 कंट्रोल एंटर, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एरे। अब इसको आप मल्टीप्लाई बाय 50 कर दीजिए, एक ही सेल में रिजल्ट निकल गया लो, लेकिन फिर इसके लिए आपको परसेंटेज वाला सिंबल रखना पड़ा, आप परसेंटेज वाला सिंबल भी हटाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट, इसी पे को लिख दूंगा प्रोडक्ट, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ ताकि अगली बैच को मैं कुछ और एग्जाम्पल दे सकूँ, ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट में 5% कॉमा 10% कॉमा 15% कॉमा 20% कॉमा कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया +1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 50, नहीं ये प्रॉब्लम में आ रहा है कि ये पॉइंट में परसेंटेज नहीं लेगा, फिर ये पॉइंट लेगा, फिर 0.1 सॉरी 0.05 0.10 ये तो सही है, लेकिन अगर कुछ और हो सेल रेफरेंस हो तो उसमें दिक्कत होगा ना, हम हर तरीके हर नज़रिए से सोचते हैं ना। एक विथ इन एक सेल कैसे मुझे फॉलो हुआ, देखो पहले क्या किया, सब में +1 कर दिया, 1 कर दिया, फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेकिन ए एरे है तो इसकी लेकिन मान लो ना कि ए जो ए B17 है कुछ और से लिंक है, कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही है, ये किसी और सेल से लिंक है, जैसे ये परसेंटेज सेल से लिंक, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन मेरा जो एग्जांपल था, मेरा एग्जांपल ये नहीं था कि हम MRP कैसे कैलकुलेट करेंगे,
मेरा जो एग्जाम्पल था कि अगर आपको इस तरह की मल्टीपल कैलकुलेशन आती है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सेल में आप करोगे, उसको एक सेल में कैसे लेके आओगे। मेरा ये एग्जांपल था। मेरा एग्जांपल ये नहीं था कि हम एमआरपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तो आपके मैथमेटिकल स्किल्स पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो मेरा मतलब मेरा जो एग्जाम्पल था कि आप किस तरह से प्रोसीजर को फॉलो करते हो। कौन सी प्रोसीजर को? आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले की प्रोसीजर को फॉलो करते हो, जिसमें आप दो फॉर्मूले, अब जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन की बात करें, जैसे बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं, जैसे इफ का हो गया, वी लुकअप हो गया, इज एरर हो गया, जो अलग अलग सेल में आप लगाते हो, उसको एक सेल में लगाना। एक सेल में आप इकट्ठे टाइप करते हो, गलतियां होती है, कॉमा छूटता है, ब्रैकेट छूटते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सारे फॉर्मूले को इकट्ठा एक सेल में लगाओ, फिर उसको एक एक करके मर्ज करो। ये मेरा मेथड है, कभी आपका फॉर्मूला गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो कभी भी आपको फॉर्मूला गलत नहीं होगा, और फॉर्मूला किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसकी पूरी स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होगा। दूसरी चीज, किसी फॉर्मूले को समझना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि एक कैलकुलेशन निकालो, फिर उसके बिहार फिर दूसरी, उसके बिहार पे दूसरी कैलकुलेशन, फिर तीसरी कैलकुलेशन। ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह के बता दूं कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ, तो आपका देख के दिमाग चकरा जाएगा कि भाई क्या लग गया है। आप जो नकल करने की कोशिश करो, नहीं होगा नकल करने की कोशिश। लेकिन जब जब अब मान लो कि मैं इकट्ठा ये फॉर्मूला लगाता, तो आप मैं अपनी बात नहीं रख पाते, जो कि मैंने आपको यहाँ पे जो अलग अलग करके जब दिखाया, तो आपने बोला सर इसको तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आपके प्रोसेस को समझ लिया। अगर मैं इकट्ठा लगाऊंगा तो कभी आप इसकी प्रोसेसिंग को समझ नहीं पाओगे। ठीक है। तो अगर किसी फॉर्मूले को ब्रेक करके लगाते हो, तो ब्रेक करके लगाने के बस आपके पास आइडिया आते हैं कि अच्छा इसको तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपने बताया, फिर मैंने उसको अपने तरफ से ब्रेक करके एक सेल में लगा दिया दूसरे तरीके से, क्योंकि आपने उसको ब्रेक करके बताया, तो मैं भी उसको अपने तरफ अपना आइडिया उसमें लगाया। समझ गए? तो किसी भी फॉर्मूले को आप हमेशा स्प्लिट करके लगाइएगा। ये तो आपका हो गया मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसमें आपको मैंने बताया किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। मतलब कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन आप इसके मदद से कर सकते हो, अगर आपके पास मैथमेटिकल स्किल्स है तो। किसी भी तरह कोई भी कैलकुलेशन आपको निकालनी क्यों ना हो। ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आपके एक्सेल में फॉर्मूला है तो किस बिहाफ पे बना हुआ है, कैसे काम कर रहा है, आपको नहीं पता, आप उस पर विश्वास भी नहीं कर रहे हो। जैसे अभी मैंने आपको इंटरेस्ट निकालना सिखाया, आपको नहीं आइडिया कि इंटरेस्ट कैसे होगा, तो आपने पहले मैंने दिखाया कि पहले इस तरह से मैं वन बाय वन ब्रेक करके दिखाया कि ए प्रोसीजर, एक्चुअल प्रोसीजर ए है। फिर इस प्रोसीजर से हमारा एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना है 1+r वाला। तो अब दोनों में बिलीव हो गया। अब इस फॉर्मूले को भी अब समझ गया कि क्या करता है। ठीक है ना। इस तरह से आपको यूज करो। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आता है जो है लॉजिकल ऑपरेटर है। इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर है। जो आप लॉजिकल फॉर्मूले जितने भी है, लॉजिकल फॉर्मूले कितने हैं? इफ एंड और, इफ एरर नहीं, इफ एंड और, दो तीन फॉर्मूले हैं, उसमें यूज कर सकते हो। जैसे अब जरूरी नहीं है कि आप हर फॉर्मूले में इसी का यूज करो, उसका भी एक कंडीशन है, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है इसी फॉर्मूले, इसी ऑपरेटर्स पे। अगर मुझे पता करना है कि इसमें से कौन सा ग्रेटर देन 50 है, तो क्या करेंगे? दैट सिलेक्ट करेंगे एड्रेस को और ग्रेटर देन 50 लिख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा आपका ट्रू एंड फॉल्स। अब इसके लिए मुझे इफ लगाने की जरूरत नहीं है। इफ में जरूरी नहीं कि मुझे देना ही है, कंडीशन भी देना है। इफ चलता है ट्रू एंड फॉल्स पे। जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर इफ फॉर्मूला लगा दें, इफ फॉर्मूला लगा देंगे। यार ये फॉर्मूला हम चेक करने के लिए नहीं लगाते, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं कि कंडीशन को ट्रू, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रू होने पे एक अपना रिजल्ट देने पे, या फॉल्स होने पे एक अपना रिजल्ट देने पे। जब हम इफ फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ की इफ दैट इज ग्रेटर देन 50, यहाँ पे आ जाए ओके, और यहाँ पे आए पेंडिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने इस फॉर्मूला में जो कंडीशन लगाया है ना, ये कंडीशन नॉट ए पार्ट ऑफ इफ। इसमें यहाँ पे हम दो फॉर्मूले को आपस में मर्ज कर रहे हैं, एक लॉजिकल ऑपरेटर्स को और इफ को। बेसिकली इफ बोलता है कि मुझे यहाँ पे ट्रू चाहिए। अगर यहाँ पे आप ट्रू लिखोगे तो मैं ओके डालूंगा, यहाँ पे अगर फॉल्स लिखोगे तो मैं पेंडिंग दूंगा।
ठीक है ना। लेकिन अगर हम अगले के कंडीशन को फॉलो, ट्रू फॉल्स तो एक कंडीशन पर लाना है, तो उसके लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ दो अलग अलग सेल्स की बात आ जाती है कि भाई अगर हम इस तरह अगर दोनों को अलग अलग करें तो मुझे इस तरह से दो अलग अलग सेल में करना पड़ेगा, एक में कंडीशन लगाना पड़ेगा और एक में हमें क्या लगाना पड़ेगा, इफ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको मर्ज कर देते हैं यहाँ पे। जब प्रोसीजर फॉलो होता है, अगर इस प्रोसीजर को देखोगे, जब प्रोसीजर फॉलो होता है तो पहले कंडीशन चेक होती है, चेक हुई, अभी तो अब इफ काम कर रहा है, इफ कब कब काम रहा है, ट्रू एंड फॉल्स पे काम कर रहा है, इफ को ट्रू एंड फॉल्स चाहिए। जब भी हम रन करते हैं तो पहले कंडीशन फॉलो होता है, कंडीशन A1 रिजल्ट आया और फिर इस कंडीशन को फॉलो, 77 ग्रेटर देन 50, ठीक है ना। तो आप जो है इस ऑपरेटर को सेल्फ भी यूज कर सकते हो। अगर आप सेल्फ यूज करते हो तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स आता है। अगर इसके बिहाफ पे कोई रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ पे डालते हैं। और एंड कब लगाते हैं, जब मल्टीपल कंडीशन चाहिए होता है। हाँ, कुछ भी मल्टीप्लाई फिल्टर, वो अगली कल की क्लास में चीज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी आपके पास होमवर्क क्या है, अभी आप लोग अपने घर पे जाइए और आप लोग कम से कम 10 मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करके लाइए। मैथमेटिकल कोई भी फॉर्मूला, जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का उठा लिया, एमआरपी का उठा लिया, ऐसे 10 उठा लीजिए। कोई भी आपने प्रीवियस कोई ब्रदर हो गए, उनके बुक वगैरह होगा 10th 12th का, वो उठा लीजिए, उसमें मिल जाएंगे, नहीं तो इंटरनेट पे आएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कैलकुलेशन उठा लीजिए, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कल का हमारा जो है इससे आगे की चीज़ें आपको हम डिस्कस करेंगे। आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ,